एक बार फिर भारत की यूरोपीय देशों को खरी खरी। And I know that we have Germany's strong support as we take up. जर्मनी के सामने ही भारत ने लगाई जमकर लताड़। We will see where there is a demand and supply and where there is a fit. ऊर्जा खरीद पर यूरोपीय देशों को बताई उनकी करतूत। Discussing for some years now with Russia how to expand our trade. भारत की खुर्राट से जर्मनी के भी बदल गए सुर। अब भारत को बता रहा दुनिया का आदर्शवादी देश। And I've always been deeply moved by India's rich history, but when I followed Gandhi's last steps today, I became acutely aware of the fact that India's path towards independence. कश्मीर मुद्दे पर पाक के साथ खड़े होने से किया इनकार। पाक और चीन को थमा दिया झुनझुना, पूरी तरह लगा दी वाट। मोदी की चाल ने पाक चीन को बता दी उनकी औकात। दोस्तों, जो जर्मनी कभी भारत के खिलाफ बोलने की हिमाकत नहीं करता था, हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता था, हर मुद्दे पर भारत का साथ देता था, उस जर्मनी के दिमाग में पाक और चीन ने ऐसा जहर भर दिया था कि वो भारत को सीख देने लगा था। लेकिन जब भारत ने जुबान खोली तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि भारत उसके बयान पर इतनी कड़ी प्रतिक्रिया देगा। उसे उसकी औकात याद दिला देगा। उसे बता देगा कि ये मोदी का भारत है, जिसे सीख देने की गलती सुपर पावर अमेरिका तक नहीं करता है। फिर उसकी तो बिसात ही क्या है। दोस्तों, दरअसल यूरोपीय देशों को आईना दिखाते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें ऐसी लताड़ लगाई कि जर्मनी के सुर ही बदल गए। उसे समझ में आ गया कि उसने शेर को नींद से जगाने की कोशिश की है, जो उसके हित में नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाक और उसके तथाकथित अब्बाजान कश्मीर मुद्दे पर मिलकर भारत के खिलाफ जाल बुनने की कोशिश करते रहते हैं, उसकी गलत तस्वीर पेश करते रहते हैं, दुनिया के सामने भारत की छवि बिगाड़ने का षड्यंत्र रचते रहते हैं, जिससे कि उनका मंसूबा सफल हो जाए। लेकिन मोदी के आगे उनकी एक नहीं चलती। भारत के खिलाफ दुनिया का कोई देश उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं होता है। लेकिन पाक और चीन के लगातार बरगलाने पर जर्मनी उनके बहकावे में आ गया, और ये जानते हुए भी कि कश्मीर मुद्दे पर भारत किसी मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा, जर्मनी ने इस पर बोलने की कोशिश की, भारत को सीख देने की गुस्ताखी की, पाक की मांग का समर्थन किया। जबकि भारत के जिगरी दोस्त रूस और फ्रांस भी इस मुद्दे पर उसे सीख नहीं देते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन भी उसे भारत पाक का द्विपक्षीय मुद्दा बताते हैं। लेकिन इन देशों से इतर जर्मनी ने ऐंठन दिखाते हुए पाक की भाषा बोलने की कोशिश की, जिसके बाद भारत ने जर्मनी को उसकी औकात याद दिला दी। उसे बता दिया कि अब उसकी क्या बिसात है। भारत ने जर्मनी को बता दिया कि यह मोदी का भारत है, जिसके मामलों में दखल देने की किसी में हिम्मत नहीं है, भले ही वो कोई तुर्रम खान क्यों ना हो। बस फिर क्या था, जैसे ही भारत ने अपनी भाषा बदली, जर्मनी के सुर ही बदल गए। उसे समझ में आ गया कि जिस पाक और चीन के कहने पर वो भारत के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है, वो उसके हित में नहीं है। लिहाजा वो डैमेज कंट्रोल में जुट गया और भारत को आदर्शवादी देश बताने लगा, जिसके बाद पाक के सारे प्लान की हवा निकल गई, उसके नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत की इसी बदलती तस्वीर के बारे में बताऊंगा, जो मोदी के कारण मुमकिन हो सकी है। लेकिन यह सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कश्मीर मुद्दे पर जर्मनी की भाषा कैसे बदल गई आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि आखिर जर्मनी ने पाक के झांसे में आकर कश्मीर मुद्दे को लेकर क्या कहा था। कश्मीर मुद्दे पर जर्मनी की भारत को सीख, भारत ने बयान पर जताया कड़ा विरोध। दोस्तों, भारत ने जर्मनी और पाकिस्तान से कहा था कि वो कश्मीर मुद्दे की जगह पाकिस्तान स्थित चरमपंथियों से मुकाबला करने पर ध्यान दें, जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर को निशाना बनाते रहे हैं। दोस्तों, दरअसल कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी जर्मनी के दौरे पर गए हुए थे। वहां बर्लिन में उन्होंने जर्मनी की विदेश मंत्री एनालीना बेयरबॉक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों देश के विदेश मंत्री जब बयान जारी कर रहे थे, तब उन्होंने जम्मू कश्मीर का भी जिक्र कर दिया। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्मनी की विदेश मंत्री एनालीना बेयरबॉक से जम्मू कश्मीर समस्या के संबंध में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह मेरा मानना है कि दुनिया में हर देश की भूमिका संघर्षों को समाप्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए है
है कि हम शांति से भरी दुनिया में रहें। मेरी अपील है कि सिर्फ यूरोप की स्थिति को लेकर ही नहीं, जहां पर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरे क्षेत्रों को भी देखें जहां पर तनाव और युद्ध की स्थिति बनी हुई है। मैं कह सकती हूं कि बिल्कुल कश्मीर की स्थिति के संबंध में जर्मनी की भूमिका और जिम्मेदारी है, लिहाजा हम शांतिपूर्ण समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र की बातचीत का समर्थन करते हैं। वहीं इस दौरान मौजूद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत पर कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। भुट्टो ने कहा कि उसके कारण क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर खतरा है और संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बिना जम्मू कश्मीर समस्या का समाधान संभव नहीं है। दोस्तों, ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब जर्मनी ने भारत के संबंध में कोई बड़ा बयान दिया हो। इससे पहले जुलाई महीने में भी जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर बयान जारी किया था और एक तरह से भारत के लोकतंत्र पर तंज किया था। दरअसल जर्मन विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर सवाल पूछा गया था, जिस पर जर्मन विदेश मंत्रालय ने जवाब में कहा था, भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है। ऐसे में उससे लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी की उम्मीद की जा सकती है। प्रेस को ज़रूरी स्पेस दिया जाना चाहिए। हम अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हम दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी का हम समर्थन करते हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसकी काफ़ी अहमियत है और ये भारत में भी लागू होता है। स्वतंत्र रिपोर्टिंग किसी भी समाज के लिए बेहद जरूरी है। पत्रकारिता पर पाबंदी चिंता का विषय है। पत्रकारों को बोलने और लिखने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता है। दोस्तों, पाक और जर्मनी के कश्मीर पर साझा बयान को लेकर भारत ने भी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं लगाई है और दोनों को हकीकत का वो आईना दिखा दिया जिसे वो दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान जारी कर कहा कि वैश्विक समुदाय के सभी ईमानदार देशों के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और खासकर सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का सीधा नाम लिए बगैर विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू और कश्मीर दशकों से एक आतंकवादी अभियान का खामियाजा भुगत रहा है और जो अब भी जारी है। भारत ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद के कारण कश्मीर में भी और भारत के दूसरे हिस्सों में भी विदेशी नागरिक निशाना बने हैं। दोस्तों, भारत ने इस दौरान मुंबई आतंकी हमलों का भी जिक्र किया और कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और FATF अब भी पाकिस्तान स्थित आतंकियों की तलाश कर रहा है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर जर्मनी को कश्मीर मामले में टांग अड़ाने और भारत के खिलाफ बयान देने की जरूरत क्यों पड़ गई। तो चलिए वो भी आपको बता देता हूँ। फिर ये बताऊंगा कि भारत ने कैसे पूरे मुद्दे पर जर्मनी की भाषा बदलती है। दोस्तों, दरअसल जर्मनी भारत के मामलों में कई बार टिप्पणी कर चुका है और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर भी वो खासा खफा रहा है। दूसरी ओर भारत ने कभी भी रूस यूक्रेन युद्ध में खुलकर रूस की आलोचना नहीं की है, बल्कि वो इसके लिए बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के खिलाफ खुलकर खड़े न होने से जर्मनी और पश्चिमी देशों में भारत को लेकर काफी नाराजगी है। हाल ही में पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान ने भी वो पाकिस्तान US अलमनाई के सदस्यों के साथ एक बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक को लेकर पाकिस्तान स्थित अमेरिकी दूतावास के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, जिसमें पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को आजाद जम्मू कश्मीर लिखा गया। कहा जा रहा है कि अब तक अमेरिका पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर को पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर कहता था, लेकिन अचानक से उसने आजाद जम्मू कश्मीर कहा है। दोस्तों, जर्मनी और अमेरिका के इस बयान को यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, यूरोपीय देश रूस और भारत के संबंध को लेकर चाहे जो कहें, लेकिन भारत ने भी उन्हें इसे लेकर आईना दिखाने का काम किया है, जिसके बाद अब उनकी भाषा बदल गई है। एक बार फिर जब रूस के मुद्दे को लेकर जर्मनी की खींच सामने आई तो भारत ने उसे जमकर लताड़ लगाई। रूस से क्रूड खरीद पर नहीं चाहिए किसी की सीख। जर्मनी के विदेश मंत्री के सामने जयशंकर की दो टूक। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से दोहराया है कि वो रूस से क्रूड खरीद को लेकर किसी भी तीसरे देश से मिलने वाली सीख सलाह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बात तब कही जब वो जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बैरबॉक के साथ मंच साझा कर रहे थे। जयशंकर ने एक तरह से यूरोपीय देशों को आईना दिखाते हुए कहा, रूस से भारत का कारोबार यूरोपीय देशों के मुकाबले तो बहुत ही कम है। फरवरी से नवंबर के बीच यूरोपीय देशों ने रूस से जितना ईंधन खरीदा है वो समग्र तौर पर उसके बाद रूस से ईंधन खरीदने वाले 10 देशों से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदने पर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं है। भारत को जिससे भी क्रूड खरीदने की जरूरत होगी वो खरीदेगा। इस बारे में यूरोपीय संघ के साथ भी भारत लगातार बात कर रहा है और वो इस बात को समझ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यूरोप की मीडिया भी इस बात को समझेगी। भारतीय विदेश मंत्री का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है कि सोमवार से ही रूस से उत्पादित क्रूड की कीमत की अधिकतम सीमा अमेरिका और उसके सहयोगी 7 देशों ने तय की है। जर्मनी भी इस समूह का सदस्य है। बहरहाल G7 के फैसले का असर अंतर्राष्ट्रीय क्रूड बाजार पर साफ दिख रहा है।
क्रूड की कीमतें कई हफ्तों की नरमी के बाद फिर से $88 प्रति बैरल को पार कर गई हैं। हालांकि पश्चिमी देशों की तरफ से रूस के क्रूड की कीमत पर सीमा तय करने को लेकर भारत ने आधिकारिक तौर पर अपना रुख अभी तय नहीं किया है। रूस और भारत की तेल कंपनियों के बीच क्रूड सौदों को लेकर लगातार बातचीत हो रही है और भारतीय कंपनियां बाजार के हिसाब से सौदे कर रही हैं। ये भी माना जा रहा है कि क्रूड की कीमत संबंधी सीमा के दायरे में किस तरह से खरीद की जाए, इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है। फरवरी 2022 तक भारत अपनी कुल जरूरत का 1% ही तेल रूस से खरीद करता था, लेकिन आज की तारीख में रूस भारत को तेल आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। दोस्तों, भारत रूस के बीच बढ़ते इसी संबंध से यूरोपीय देश नाराज हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भारत के तल्ख बयान के बाद उनकी भाषा बदल गई है और अब भारत उन्हें आदर्शवादी देश लगने लगा है। कश्मीर पर जर्मनी की बदल गई भाषा, भारत को बताया दुनिया का आदर्शवादी देश। दोस्तों, भारत आने से पहले जर्मनी के जिस विदेश मंत्री का बयान कश्मीर मुद्दे पर कुछ और था, भारत आने के बाद मोदी के प्रभाव से वो पूरी तरह से बदल गया। अब भारत उन्हें आदर्शवादी देश लगने लगा है। बेयरबॉक ने कहा कि भारत बीते 15 सालों में 40 लाख से अधिक लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में सफल रहा है, जो सराहना के योग्य है। इससे पता चलता है कि सामाजिक बहुलता, आजादी और लोकतंत्र भारत में आर्थिक विकास, शांति और स्थिरता का चालक है। यही नहीं, एनालिना बेयरबॉक ने भारत की G20 की अध्यक्षता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस महीने की अध्यक्षता की जिम्मेदारी संभालने का स्वागत किया और कहा कि जर्मनी भारत के साथ सुरक्षा सहयोग मजबूत करना चाहता है। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के आदर्श वाक्य के साथ जलवायु संकट से निपटने पर विशेष ध्यान दे रहा है। इससे पहले जर्मन विदेश मंत्री ने बाली में हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा निभाई गई रचनात्मक भूमिका की सराहना की और यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर G20 की स्पष्ट स्थिति के लिए नई दिल्ली को श्रेय दिया। दोनों नेताओं के बीच चीन को लेकर भी बातचीत हुई थी। इसके साथ ही एनालिना बेयरबॉक ने कहा, यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया को एक कठिन स्थिति में ला दिया है, जिससे भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति की भी समस्याएं शामिल हैं। जर्मन विदेश मंत्री ने कहा कि एक अवैध युद्ध ने पूरी दुनिया को एक मुश्किल स्थिति में ला दिया है और जब ऊर्जा आपूर्ति और उर्वरक की बात आती है तो इसने आपके देश के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दोस्तों, जर्मनी के विदेश मंत्री के ताजा बयान से यह साफ है कि वो भारत के तल्ख तेवर और स्पष्ट नजरिए के बाद अब पाक के बहकावे से बाहर आ गई हैं और आने वाले वक्त में अब जर्मनी की तरफ से भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश नहीं की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।